वेलकम बैक। फर्श पे कागज़ बिखरे रहते हैं, मेज़ पे गर्द जमती जाती है, कौन इस घर की देखभाल करे, रोज़ एक चीज़ टूट जाती है। 2019-20 कोविड की पीक का ज़माना था। इमरान खान हुकूमत ने आवाम की रिलीफ के लिए अरबों रुपए के इमदादी पैकेज का ऐलान किया, एहसास प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ मदों के लिए। इतना बड़ा पैकेज था, ज़ाहिर है उसमें कुछ ना कुछ तो बेकायदगियाँ हुई। उस सिलसिले में इमरान खान हुकूमत की वज़ारत ख़ज़ाना ने एक ऑडिट रिपोर्ट तैयार की और उसमें बेकायदगियों की और घपलों की निशानदेही की। ये रिपोर्ट ज़ाहिर है अप्रूवल के लिए काबीना के इजलास में पेश की गई। काबीना के इजलास ने इसको अनसेटिस्फैक्ट्री करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। क्यों मुस्तरद कर दिया? पूरी दुनिया में वज़ीर इत्तलात का मनसब सबसे मुश्किल होता है। पहले फवाद चौधरी को सुन लेते हैं और उसके बाद मैं आपको कुछ और बताता हूँ। पहले ही दिन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बड़ी तफसील से ये बताया है कि ये जो ऑडिट पैराज हैं इनके ऊपर वो क्यों दुरुस्त नहीं है। ज़्यादातर लोगों को ऑडिट का प्रोसेस भी नहीं पता कि कैसे होता है और उसको वो इरेगुलरिटी कहते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर आप देखें कि ऑडिट ऑब्जेक्शन ये भी है कि तमाम वैक्सीन जो है वो PIA के ज़रिए आनी चाहिए थी पाकिस्तान, और चूंकि वो PIA के ज़रिए नहीं आई तो उन्होंने कहा कि नहीं, इतने लाख रुपए इतने अरब रुपए बच जाते अगर आप PIA से मंगवाते। अब PIA की फ़्लाइट्स अगर बैन है यूरोप में तो वो कैसे वहाँ से आती, तो इसको उन्होंने इरेगुलरिटी डिक्लेयर कर दिया। इसी तरीके से कई और चीज़ें हैं जिनमें कि अगर लोगों को पैसे जारी हुए और कोई मसलन एहसास प्रोग्राम में बहुत सारे लोगों को पैसे जारी हुए, वो लोग पैसे लेने नहीं आए कई वजूहात की बिना पे। किसी का ID कार्ड एक्सपायर हो गया होगा, कई लोग जो हैं उनकी डेथ हो गई होगी, वो पैसे जो हैं वो वापस चले गए। तो उसको भी वो ऑडिट ने कहा है कि ये पैसे जारी हुए लेकिन इस्तेमाल नहीं हो सके। सो इस तरह की ऑडिट ऑब्जेक्शन हैं कोई ऐसे, लेकिन उसके ऊपर कम्प्रीहेंसिव जवाब जो है वो भी आज उसमें डिस्कशन भी हुई थी और सानिया निश्तर ने इसके ऊपर बड़ा डिटेल जवाब अपना दिया है। बाकी तीनों एजेंसीज जो इसमें इन्वॉल्व हैं उन तीनों को कहा गया है कि आप इसका एक डिटेल जवाब जो है वो दें। तो ये फवाद चौधरी, लेकिन वो बात जो असल चीज़ थी, इसमें बड़ी मज़ेदार चीज़ थी जिससे रेटिंग आ सकती थी, उसके बारे में फवाद चौधरी ने अभी जो आपने सुना एक लफ्ज़ नहीं कहा। रिपोर्ट में यूटिलिटी कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान में इस अरसे के दौरान होने वाले 5.24 अरब रुपए के घपलों और बेकायदगियों का तज़करा है। उन्होंने वैक्सीन की बात की, फवाद चौधरी ने हर बात की, लेकिन ये जो घपला निशानदेही की गई है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में, इसकी तरफ उन्होंने कोई तवज्जो नहीं फरमाई। डॉन ने कल ये रिपोर्ट छापी है। इसके जो सेलिएंट फीचर हैं हम आपको बता देते हैं, उसके बाद आप खुद नतीजा अखज़ कर लीजिएगा कि काबीना ने क्यों मुस्तरद की होगी। ये जो रिपोर्ट है इसमें बताया गया है कि जो अशिया ख़रीदी गई, यूटिलिटी कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म का जो इमदादी पैकेज था 2019-20 का कोविड का, उसमें से बेशतर अजनास पंजाब फूड अथॉरिटी और मयारात जांचने वाले दीगर इदारों ने इंसानी इस्तेमाल के लिए गैर मयारी करार दे दी। कोविड रिलीफ के लिए वज़ीर आज़म के इमदादी पैकेज के 10 अरब रुपए मार्च 2020 में रिलीज़ किए गए ताकि आवाम को सस्ती अशिया की फराहमी मुमकिन हो सके। इससे पहले दिसंबर 2019 में 5 बुनियादी अशिया की ख़रीदारी के लिए 21 अरब रुपए जारी किए गए। गोया इस पूरे अरसे में टोटल 31 अरब रुपए जारी हुए आवाम की राहत के लिए। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक घी और खुर्दनी तेल की ख़रीदारी में 1 अरब 60 करोड़ रुपए का घपला है, क्योंकि ये टेंडर तलब किए बग़ैर और कीमतों का मवाजना किए बग़ैर ख़रीदे गए, जबकि 1 अरब 40 करोड़ रुपए का जो घी और तेल ख़रीदा गया उसे पंजाब फूड अथॉरिटी ने इंसानी इस्तेमाल के लिए गैर मुनासिब करार दे दिया। सिर्फ सखर रीजन में माल सप्लाई करने वाले 15 में से 11 वेंडर्स के सप्लाई करदा आइटम जो हैं उनकी जांच की गई, बाकी किसी जगह से ख़रीदी गई अशिया की जांच नहीं हुई। हालांकि ज़वाबित के तहत
ISO सर्टिफिकेट और पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी के ज़वाबित के बगैर ये अशिया यूटिलिटी कॉरपोरेशन फ़रोख्त नहीं कर सकती। ऑडिट रिपोर्ट में ज़िम्मेदारों के तयन के लिए छानबीन की सिफारिश की गई है। आटे की ख़रीदारी के लिए पसंदीदा फ्लोर मिल्स को आटे का मयार चेक किए बगैर 1.67 बिलियन रुपए की अदायगी की गई। 96 लाख रुपए मालियत का आटा बग़ैर किसी बोली यानी टेंडर के ख़रीदा गया। 4 ब्लैक लिस्ट फ्लोर मिल्स के आटे की ख़रीदारी के लिए लगभग 78 मिलियन रुपए के ठेके दिए गए। ज़वाबित की पामाली के सबब यूटिलिटी कॉरपोरेशन को मजमूई तौर पे 323 मिलियन रुपए की बाकायदगियों या घपलों का सामना करना पड़ा। चीनी की ख़रीदारी में बेकायदगी से 1.37 बिलियन रुपए का नुकसान हुआ। टेंडर नवंबर 2019 में 66 रुपये फ़ी किलोग्राम मंजूर किया गया, लेकिन 4 महीने की ताख़ीर के बाद जब ये ख़रीदारी की गई तो इस टेंडर के बावजूद 78 रुपये 36 पैसे फ़ी किलोग्राम अदा किए गए, यानी 237 बिलियन रुपए चीनी की ट्रांसपोर्ट पे इसके अलावा खुर्द बुर्द हुए, क्योंकि ना टोल टैक्स की रसीदें हैं, ना ये तसल्ली बख्श रिकॉर्ड मौजूद है कि चीनी एक जगह से कौन सी जगह गई और क्या हुआ और किराया क्या तय हुआ। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो चीनी की क्योंकि कीमत जो है वो साथ साथ बढ़ भी रही थी। नहीं वो ठीक है। हाँ? मैं मजबूरी तौर पे कह रहा हूँ कि फवाद चौधरी साहब ने बाकी चीज़ों का तो जिक्र किया जी, वो उसमें तो इस तरह की चीज़ें हैं कि जी वो वैक्सीन PI से मंगाई फलाना हल्का फुल्का तो कर दिया, लेकिन ये चीज़ें जो हैं उन्होंने नहीं की। और ये कि ऑडिट जो है वो तो उस पर तो ये होता रहता है। तो जिस तरह आप चाह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आग लगा दी जाए, एक वजीर ने कहा, तो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को भी ख़त्म। लेकिन देखें, एक ये भी समझना होगा कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन थी। ये जो घपला आप यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन का घपला और बेकायदगियाँ बेज़ाब्तियाँ कहते हैं इन्हें, तो 1200 अरब रुपए का पैकेज था जिसमें से 875 अरब अब तक जारी किए जा चुके हैं। जो फवाद चौधरी ने 3 एजेंसीज़ की बात की, उसमें ज़ाहिर है यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन, फिर NDMA और एहसास प्रोग्राम। एहसास प्रोग्राम का मोटा मैं आपको बता देता हूँ कि 16,000 सरकारी मुलाजमीन को भी फंड्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए। उसके अलावा 7 से 8 हज़ार ऐसे लोग हैं जिनका जो आपस में मियाँ बीवी हैं, उनको भी ये फंड्स इशू कर दिए गए। तो उसमें दूसरी बात ये है कि जो हुकूमत ने ये रिपोर्ट ले की थी पार्लियामेंट में 1 महीने पहले, मतलब कागज़ पे दिखाई गई कि ले हो गई है, मगर उसकी कॉपी नहीं दी गई। बाद में IMF ने ये शर्त लगाई कि आपको ये रिपोर्ट जो है ऑडिट की ये देनी पड़ेगी। तो इस पर गौर करने के बजाय मुस्तरद क्यों कर दी रिपोर्ट? नहीं, वो तो सर मतलब फवाद चौधरी साहब तो बादशाह है ना, वो तो कह रहे हैं कि ऑडिट का पता ही नहीं है। मतलब वो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को कह रहे हैं कि आपको ऑडिट का नहीं पता। रिपोर्ट तो नहीं है ना, ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की। दूसरा जो NDMA है, NDMA वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। उसमें NDMA के बारे में ये कहा गया है कि इनको $4 मिलियन जो हैं वो डोनेट किए कि आप जो है 250 बेड का आइसोलेशन हॉस्पिटल और इन्फेक्शन ट्रीटमेंट सेंटर बनाएंगे। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि वो $4 मिलियन बजाय इसके कि ये बनता, NDMA ने वो जो है FWO को ट्रांसफ़र कर दिए और कहा कि आप ये फंड्स हैं, इससे आप कोविड की फ़ाइट करेंगे, मतलब कोविड के ख़िलाफ़ जो भी होगा वो। अब ये $4 मिलियन एक बहुत बड़ा ज़ाहिर है, $4 मिलियन हैं, रुपए नहीं हैं। तो इसके बारे में उन्होंने एतराज़ उठाया और उन्होंने कहा कि NDMA तैयार ही नहीं थे। ज़ाहिर है तैयार तो कोई भी नहीं था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन थी, चीज़ें जो आ रही थी। तो उसके अलावा जो है ये भी कहा गया कि जो टोटल प्रोक्योरमेंट्स चाइना से हुई वो 62.27 मिलियन थी 3 फेजेस में। और NDMA ने अप्रोच किया, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने वेंटिलेटर्स भी महंगे ख़रीदे। अब जाहिर है जब कोविड की पीक थी आपको वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे थे, किट्स नहीं मिल रही थी, तो महंगी खरीदी। देखो ये जो कोविड की इमरजेंसी चीज़ें ये तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये जो है आटा, चीनी, तेल, दाल, ये तो हमारा लोकल मामला था ना। इसमें जो घपले हैं वो हाईलाइट इन्होंने नहीं किए। मेरा मुकदमा ये है, आपको याद होगा FIA ने जब आपका मुकदमा शुगर माफिया, आपका मुकदमा, आपकी बात दुरुस्त है। सॉरी, एक चीज़ हमें मद्देनजर रखनी चाहिए कि जब हम इरेगुलरिटी की बात करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है, और मुझे पता है कि आप दोनों को ये पता है, मैं इसी नाज़रीन के लिए बात कर रहा हूँ,
कि इसका ये मतलब नहीं है कि जरूरी है कि कोई फ्रॉड हुई है या कोई घपला हुआ है या करप्शन हुई है। बिल्कुल, ये हम जानते हैं। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि इस हुकूमत को ये भी जानने की जरूरत है, क्योंकि अभी अगर आप डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं जी इनको तो ऑडिट करना ही नहीं आया, ये ऐसा नहीं होता, शायद आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन फिर जब कहीं और इरेगुलरिटी का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, शायद किसी सूबे में जहां पर आपकी हुकूमत नहीं है, तो आप ऑटोमेटिकली इस कंक्लूजन पर ना आए कि सर ये तो पक्की पक्की करप्शन है। इरेगुलरिटी का मतलब है कि एक इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट या एक ओमिशन हुई है या कोई चीज है जो एड अप नहीं कर रही। प्रोसीजरल ओमिशन भी हुई है कि आपने जाहिर टाइम नहीं था, टेंडर नहीं आप दे सकते थे, जहां से जो मिला आपने उठा लिया। हो सकता है, बिल्कुल। बहुत एक वसी किस्म की डेफिनेशन है। लेकिन उठते के साथ कहना कि सर हम इसको रिजेक्ट करते हैं, इसको मुस्तरद करते हैं, ये एक अच्छा रवैया नहीं है। दूसरा ये है कि जब नून लीग करे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करे, तो वो तो हमें पता है ना यार, चोर है, डाकू है, उनका तो काम है ये करना, जाहिर है वो तो रिजेक्ट करेंगे। लेकिन आप तो साफ और शफाफ हैं, तो आपको इस तरह रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। मेरी जो नाकिस किस्म की राय है इसके ऊपर। बिल्कुल। अब ये होगा कि उसके साथ साथ वसत जो बात कर रहा है जी, हाँ आप बोलो। जी जी बोले। मैं ये कह रहा हूं कि अब नहीं, मैं कह रहा था कि दूसरी बात जो वसत की है उससे मैं एग्री करता हूं कि देखिए आपकी बात सही है मुबशिर, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन थी, एक इमरजेंसी थी। हमें याद नहीं है यार, दुनिया में कुछ नहीं मिल रहा था, आपको जहां से कुछ मिल रहा था आपको पहुंचाना था रिगार्डलेस ऑफ द कॉस्ट। जब ऐसा होता है तो ऑब्वियसली यू कट कॉर्नर्स, प्रोसीजर आप सही तरह नहीं फॉलो कर सकते। एट द सेम टाइम जो अभी पॉइंट्स वसत ने रेज किए हैं, ये ब्लैक लिस्टेड फ्लावर मिल्स की और ये जो गैर मेयारी आटे की, ये अब सीरियस पॉइंट्स हैं। और जाहिर है कि फवाद चौधरी उन पॉइंट्स पर खेलेंगे जहां पर थोड़ी सी इजी होता है उनके लिए खेलना। वीक विकेट पर कौन खेलता है? बिल्कुल। तो जी दूसरा ये है कि देखें अब ये जाएगी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, वहाँ जाहिर है आपको पता है अपोजिशन भी होती है, तो इसका तिया पांचा तो वहाँ होगा। मगर जो सूरत हाल हुकूमत ने जिस तरह से इसको डील किया अगेन, कि इसको पहले छुपा के रखा और उसके बाद जब IMF ने आपको डंडा किया कि नहीं जनाब आपको डालनी पड़ेगी, तो फिर ये फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट के ऊपर डाली गई। अभी तो इसका मतलब आज तुमने चेक की, हो सकता है विड्रॉ कर ली। नहीं वो अभी है, क्योंकि वो कंडीशन है जब तक आपको पैसे नहीं मिलेंगे IMF। हालांकि बकौल फवाद चौधरी खुद फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये ऑडिट रिपोर्ट मुस्तरद कर दी है। हाँ नहीं, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पता नहीं मुस्तरद किए कि नहीं। फवाद चौधरी तो ये भी कह रहे हैं कि ऑडिट का पता ही नहीं है और ऑडिट ऐसे होता है। ज़ाहिर है फवाद चौधरी इस वक्त ऑडिटर के मूड में है और वो हमें समझाना चाह रहे हैं कि ऑडिट क्या होते हैं। ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट्स हैं माजी में भी और अभी भी, वो एक आपके पास एक ऑफिशियल पैमाना होता है कि किस तरह से हमारे यहाँ चीज़ें जो है वो बाईपास की जाती हैं, और उसमें ये यकीनन हुआ है कि कुछ लोगों को, और किस तरह बाज़ इदारों का ऑडिट भी बाईपास किया। आपको याद होगा एहसास प्रोग्राम के तहत बड़ी बात होती थी कि सरकारी मुलाजमीन को जो है ना वो कैसे इसमें से ले रहे हैं। अब मुझे बताएं 16,000 जो सरकारी मुलाजमीन को यहाँ फंड इशू हुए हैं वो कहाँ से आ गए? फिर 7 से 8,000 जो है ऐसे लोग हैं जो मियाँ बीवी हैं आपस में, आपने दोनों को दे दिए बिल्कुल पैसे। तो ये अब देखिए, अगर अगेन देखिए बात ये है कि कंसिस्टेंसी, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर जब आप पर सवाल होता है तो आप कहते हैं कि नहीं जी ये मतलब कोई जानबूझ के तो काम नहीं हुआ, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, कभी कभी इमरजेंसी में काम करना पड़ता है, बात 100% दुरुस्त है। लेकिन यही स्टैंडर्ड फिर आप अपनी ऑपोजिशन पर ही लगाएं। और बेहतर है कि कम क्लीन अपनी रिपोर्ट निकालें, नहीं तो अगर कोई और हुकूमत आई तो ये पक्का एक नैब केस बनेगा। और हमने बहुत इस तरह के नैब केसेस देखे हैं जो इसके 5% भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी लोगों को जेल काटनी पड़ी थी। वक्फा ले लेते हैं जनाब। वेलकम बैक। एक सहाफ़ी और ब्लॉगर थे, बल्कि हैं, मुदस्सिर नारो। ये जुलाई 2018 में जो इलेक्शन हुए थे उसके चंद दिन बाद उन्हें फ़ोन आने शुरू हुए कि वो इंतखाबात में होने वाली जो मुबैना बेकायदगियाँ हैं उन पे जो ब्लॉग्स लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे, उससे गुरेज करें और थोड़ा सा मोहतात होके चलें। लेकिन ज़ाहिर है वो नहीं माने और अगस्त 2018 में वो अपनी अहलिया सदफ़ और 6 माह का बेटा था सजल, उसके साथ शुमारी इलाका जात की सैर को गए।
तब से वो लापता हैं। इस अरसे में, इन 3 सालों में, उनकी जो अहलियाँ हैं सदफ़, वो इंतकाल कर चुकी हैं और बेटा जो सजिल है वो इस वक्त 4 साल का बच्चा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मुदस्सिर नारो हैं उनके वालिद की दरख्वास्त की समाअत हुई आज जस्टिस अतहर मिनल्लाह की सरबराही में जो बेंच है उसमें, और इस दौरान समाअत में इंसानी हुकूक़ की जो वफाकी वज़ीर हैं शीरी मज़ारी और सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोकर, उन्हें भी तलब किया गया था। चीफ जस्टिस ने शीरी मज़ारी साहिबा को मुखातिब करते हुए कहा कि जबरी गुमशुदगियों के मसले को हल करने के सिलसिले में हुकूमत कहीं नहीं दिखाई देती, लिहाजा उन्हें तलब किया गया है कि ऐसा क्यों है। जबरी गुमशुदगी इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म है। वज़ीर आज़म और काबीना का फ़र्ज़ आवाम की खिदमत है, मगर इस सिलसिले में रियासत का रवैया नहायत तकलीफ़ देह है। बकौल चीफ जस्टिस, अगर कोई शख्स अपने किसी अज़ीज़ की गुमशुदगी के लिए अदालत से रुजू करता है तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि रियासत पे उसका एतमाद सिफर हो चुका है और रियासत नाकाम हो चुकी है। अगर रियासत पर अपने ही शहरियों के अगवा का इल्ज़ाम लगे तो ये नहायत संगीन बात है। किसी आला या मुंतखब ओहदेदार का कोई अज़ीज़ गायब हो जाए तो पूरी सरकारी मशीनरी हरकत में आ जाती है, लेकिन आम आदमी गायब हो जाए तो हुकूमत इतनी उजलत क्यों नहीं दिखाती। तमाम एजेंसियाँ, चीफ जस्टिस ने कहा कि वफाकी हुकूमत की कंट्रोल में है। ये महज समरी तलब करने या रिपोर्ट तलब करने का मामला नहीं है। आपको लापता अफराद के बच्चों और वालिदैन को मुतमईन करने की ज़रूरत है। मुतासरा बच्चे और अहल खाना स्टेट की ज़िम्मेदारी है। शीरी मज़ारी ने कहा कि इस बारे में कानूनी मसवदा तैयार है और जल्द ही सेनेट को भेज दिया जाएगा। लापता अफराद के ख़ानदान की तरफ से कोई हलफनामा नहीं मिला, बल्कि लापता फ़र्द, मेरा ख्याल रूए सुखन मुदस्सिर नारो की फैमिली की तरफ है, लापता फ़र्द के ख़ानदान की तरफ से कोई हलफनामा नहीं मिला ताकि मुआवजे की अदायगी का अमल शुरू हो सके। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि मिस्टर नारो के ख़ानदान को मुआवजे की अदायगी अगले हफ्ते तक मुकम्मल हो जानी चाहिए और वज़ीर मौसूफ़ा मुतासरा ख़ानदान को वज़ीर आज़म से मिलवाएँ ताकि उन्हें फ़र्स्ट हैंड नॉलेज हो सके। मुआवजे, चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि मुआवजे पर ज़ोर देने की बजाय इस मसले के संजीदा तदारुक की ज़रूरत है। शहरियों के अगवा में रियासती और नॉन रियासती एक्टर मुलव्विस हैं, किसी पे तो ज़िम्मेदारी आयद होनी चाहिए। अगर वज़ीर आज़म और काबीना के हिदायत के बावजूद मुतल्लिक़ा इदारे लापता फ़र्द की बाजियाबी में नाकाम हों तो फिर हुकूमत इन एजेंसियों और ओहदेदारों के बारे में अदालत को बताएं कि उनके ख़िलाफ़ क्या एक्शन लिया जा रहा है। समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। इफ्तिखार चौधरी चीफ जस्टिस से लेकर जस्टिस अतहर मिनल्लाह तक वहीं आ रहा था। एक ही कहानी के लापता फ़र्द के बारे में एक तो पहले जवाब ही नहीं दिया जाता कि कहाँ है, फिर एंड में जब बहुत ज़्यादा अगर प्रेशर आ जाए तो कभी कहा जाता है किसी इंटर्नमेंट सेंटर में हैं, या हमने ये भी देखा था इफ्तिखार चौधरी के ज़माने में कि स्ट्रेचर पे लापता अफराद जो है उनको लाया गया था। मगर अभी तक जो कानून है वो मुसवदे की आपने बात की, वो नेशनल असेंबली ने पास कर दिया है और अब जो है वो सेनेट ने उसको पास उसमें करना क्या है? उसमें यह है कि जबरी गुमशुदगी अगर साबित हो जाती है कि जबरी गुमशुदगी है तो जो लापता करते हैं उनको पीनलाइज किया जाएगा। पीनलाइज से मुराद है कि उनको सज़ा दी जाएगी, और ये इंटरनेशनल कन्वेंशन भी है जिसको पाकिस्तान ने अभी तक साइन नहीं किया था। लेकिन शीरी मज़ारी से हमने बात की थी, आपको याद होगा चंद माह कबल, तो उन्होंने यही कहा था कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात में जबरी गुमशुदगियों का कोई जवाज़ नहीं है और तो कन्वेंशन क्यों नहीं साइन करते? तो कन्वेंशन इवेंचुअली लॉ आप पास करेंगे देन यू गो फॉर द कन्वेंशन ना। तो वो लॉ बहरहाल उन्होंने खासी मेहनत की है, गिव क्रेडिट टू हर कि उन्होंने इसको कौमी असम्बली से पास कराया। काफ़ी अपोजिशन थी फ़रोग नसीम की जानिब से जो लॉ मिनिस्टर हैं कि जनाब इसमें से ये भी निकाल दें कि जो ज़िम्मेदार होगा उसको पीनलाइज किया जाए अगर वो कोई हुकूमती ओहदेदार है या किसी इंटेलिजेंस एजेंसी का वो शख्स है। मगर फिर भी जो भी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ उसमें ये चीज़ डाली गई कि गुमशुदा अफराद को जो है लापता करने वाले अफराद के ख़िलाफ़
जो है वो कानूनी चाराजोई होगी। अब वो किस हद तक इम्प्लीमेंट होता है, लेकिन अगेन मसला ये है कि इस प्रॉब्लम को ज़रा पहले रियासत को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा कि वो अगर किसी को लापता करते हैं, ज़ाहिर है कोई वजह होगी, अगर वो कोई जुर्म है तो आप उसके खिलाफ केस बनाएं और उसको अच्छा, अब इसमें वो बिल्कुल ये बात तो क्लियर है। जस्टिस मनीला ने ये भी कहा था कि देखें, स्टेट एक्टर्स हैं और नॉन स्टेट एक्टर्स भी हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो रिटन वर्डिक्ट आया है कि जिम्मेदारी, अगर कोई अल्टीमेट जिम्मेदारी हम देखें तो जाहिर है वो वफाकी हुकूमत, वजीर आज़म और वफाकी kabina पर आती है। कवानीन तो बन जाते हैं और मैं बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बहुत एफर्ट किया है, मुझे पता है शरीन मज़ारी साहिबा ने भी, और इम्प्लीमेंट करने में इस तरह का कानून अगर आ भी जाए, अगर लाजवाब कानून भी हो, आप इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? क्योंकि जब हम बात करते हैं कि जो जिम्मेदार हैं उनको पीनलाइज किया जाए, अगर आप जिम्मेदारों की शनाख्त ही ना कर सकें तो फिर कौन पीनलाइज होगा? ये भी तो एक सवाल है। अनफॉर्चुनेटली जवाब हमारे पास नहीं है, सवाल ही सवाल है। तो वक्फा ले लेते हैं, यहाँ वक्फा ही ले लेते हैं जी। वेलकम बैक। और हुकूमत ने गुज़िश्ता महीने पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का कानून पास करवा लिया, साथ ही साथ ओवरसीज़ जो वोटर्स हैं उनको राइट्स भी दे दिए। मगर इलेक्शन कमीशन के साथ जो उनका 36 का आंकड़ा चल रहा है वो अभी तक किसी करवट नहीं बैठ रहा। वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हमें वक्त चाहिए और हुकूमत बज़िद है कि जनाब वक्त नहीं है, हमने कानून पास कर दिया, आपको एक करना पड़ेगा। जो हमारे वज़ीर इत्तलात हैं वो एक कदम आगे बढ़ गए और उन्होंने कल इलेक्शन कमीशन को क्या कहा, पहले वो सुन लीजिए। ईवीएम के ऊपर एक अहम जो फैसला जो आज काबीना की तरफ से डिस्कस हुआ है वो ये है कि जो कानून में तब्दीली है उसके बाद इलेक्शन कमीशन को हम ये समझते हैं कि अगले तमाम जो अभी बाई इलेक्शंस हैं ये ईवीएम के ऊपर कराने लाजमी है, और अगर इलेक्शन ईवीएम के ऊपर नहीं होते तो एक नुक्ता नज़र ये है कि हुकूमत उसको फंड नहीं कर सकेगी, क्योंकि कानून सिर्फ ईवीएम के ऊपर इंतखाबात को मानता है। लॉ मिनिस्टर साहब जो हैं उनका भी यही ख्याल है कि बादिउल नज़र में जो हुकूमत है वो इलेक्शन कमीशन को तभी फंड इलेक्शंस के लिए दे सकेगी जब वो इलेक्शंस ईवीएम के ऊपर होंगे। लिहाजा हमने एक कमेटी जो है वो बनाई है, लॉ मिनिस्ट्री इसके ऊपर एक लीगल ओपिनियन भी अपनी जो है वो बनाएगी, वो देगी। अच्छा, फंड्स बादिउल नज़र में, बादिउल नज़र में, हाँ। और दूसरी बात ये है कि अब जो बाई इलेक्शंस होंगे वो भी कह रहे हैं कि आप ईवीएम पे ही करवाएंगे। और तो और पंजाब जो हुकूमत है वो ये कह रही है कि अगले साल जो बल्दियाती इंतखाबात हमने कराने शुरू में वो भी ईवीएम पे ही होंगे। अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि उसके लिए हमें 3 से 4 लाख जो है वोटिंग मशीन्स चाहिए। ज़ाहिर है उनका टेंडर होगा, उसके बाद कंपनी सेलेक्ट होगी। हुकूमत कह रही है कि इसमें क्या मसला है, आप ऐड दें, वो नहीं, अगर कोविड वैक्सीन आ सकती है हाँ तो ईवीएम मशीनें क्यों नहीं? एग्जैक्टली। दूसरा ये है कि क्या हुकूमत फंड्स रोक सकेगी? कानूनी आईनी तौर पे गुंजाइश है इसकी? जो इलेक्शन कमीशन है वो ये कह रहा है कि जनाब चले मशीनें आ भी गई, हम उन्हें स्टोर कहाँ करेंगे? वो ये कह रहे हैं कि हमें हर ज़िले में दफ्तर बनाना पड़ेगा स्टोरेज के लिए। उसके लिए वो कह रहे हैं हमने कहा भी है, अभी तक कोई और हुकूमत कह रही है ना कराना लिया। हाँ बिल्कुल यही। कंवर दिलशाद साहब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हमारे साथ मौजूद हैं, आप गुत्थी सुलझाएं जनाब। ये जो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि बादिउल नज़र में हम फंड्स रिलीज़ करने से माजूर होंगे अगर इलेक्शन कमीशन ने अगले आम इंतखाबात ईवीएम पे नहीं कराए, तो इलेक्शन कमीशन हमने तो सुना है कि खुद मुख्तार आईनी इदारा है, क्या उसके साथ उसके लिए ये कहा जा सकता है जी हम आपको फंड्स नहीं देंगे? रोक सकती है हुकूमत आईनी तौर पे फंड? फवाद चौधरी साहब ने जो बात की है वो उनकी अपनी ज़हनी इफ्रा है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की काबीना में ऐसी कोई बात डिस्कशन नहीं हुई। मेरी आज ही हुकूमत के बहुत ही सीनियर वफाकी वज़ीर से बातचीत हुई है, तो उन्होंने कहा कि हम तस्वर ही नहीं कर सकते कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जैसा कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा उसके हम फंड रोक दें। दूसरी बात यह कि फंड रियासत के हैं,
किसी के जाती मामलात नहीं होते। ये फवाद चौधरी साहब ने खुद ही चिट चैट करके बयान जारी कर दिया और 2 दिन से बड़े हीरो बने बैठे, पूरे पाकिस्तान के चैनल उनके पीछे लग गए। तो हमारी तो कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई डिस्कशन नहीं हुई काबीना के अंदर, और हम भी तस्वर ही नहीं कर सकते। एक बात। दूसरी सबसे बड़ी एपचर है, ये तो हुकूमत के अपने इशारे होते हैं दाएं बाएं से, आप ये आप इस तरह कर दें, वैसे कर दें, हम खामोशी इख्तियार कर लेंगे। मुमकिन है ऊपर से इशारा दिया गया हो, किसी ने कहा उन्हें, फवाद चौधरी साहब इतना बड़ा रिस्क ले नहीं सकते। अब आगे चले आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में मैं अर्ज करूँ कि इलेक्शन कमीशन ने बड़ी खूबसूरती से, दानिशमंदी से एक लेटर लिखा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को थ्रू सेक्रेटरी पार्लिमानी अफेयर्स, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो पार्लिमानी अफेयर्स के मिनिस्टर भी हैं, एडवाइजर की तो कोई हैसियत ही नहीं होती, किसी फाइल पर दस्तखत भी नहीं कर सकता। तो ये चीजें उन्होंने लेटर लिखा, उसमें सारा अपना पूरा प्रोजेक्ट दिया, रोड मैप दे दिया कि हमारा ये हमारी प्रॉब्लम है, ये हमारे चैलेंजेस हैं। एक बात। दूसरी बात, आज सुबह 11 बजे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन से मुलाकात की और उनसे कहा कि जनाब ये अपना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अगर आ रही है 8-9 लाख, उसका टेंडर होना है, इंटरनेशनल टेंडर होना है दुनिया भर में। सिर्फ एक तो मैं आपको बताऊं कि दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 2 ममालिक हैं जहां से ये सप्लाई होती है। एक है इसराइल और दूसरा है बेल्जियम। तो ये है ब्राजील है। तो ये ब्राजील है, बेल्जियम है, यहाँ से मशीनें आनी होती है, टेंडर होंगे, इंटरनेशनल टेंडर होंगे, हम साथ देखेंगे। उन्होंने आज पूरी डिस्कशन की है। अच्छा कंवर साहब यही रुक जाइएगा, क्योंकि हुकूमत ने जो ईवीएम मशीन की रूनुमाई कराई थी, जिसमें वज़ीर आज़म भी मौजूद थे, बटन दबा दबा के चेक भी हुए थे, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो हुकूमत और इलेक्शन कमीशन बिल्कुल डिफरेंट टेंजेंट पे है। हुकूमत ये सोच रही है कि शायद लोकली कोई ऐसी मैन्युफैक्चर हो जाएगी या हमें जल्दी में कहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, साइंस टेक्नोलॉजी ने नस्ट के जरिए 1-2 मशीनें तैयार की हैं। 1-2 मशीनें, ज्यादा नहीं है, 2 मशीनें हैं जो नस्ट के जरिए तैयार की उन्होंने। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उन मशीनों को रिजेक्ट कर दिया कि ये हमारे रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है। इस पर उन्होंने कहा कि ठीक है, आप इंटरनेशनल टेंडर दें, देख लें, जो भी अच्छी तजवीज़ होगी आप मंगवा के देख लें। उसके लिए टाइम फैक्टर की जरूरत पड़ेगी, जैसे आपने फरमाया। इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया, आपने तहफ़्फ़ुज़ात का इंतजार कर दिया। और तीसरी बड़ी अहम बात ये हुई कि इलेक्शन कमीशन ने अपने सेक्रेटरी उमर हमीद के जरिए बाकायदा क़यामा कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी जो है कौमी असम्बली में बयान जारी किया कि 2023 के इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे होते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि इसलिए बहुत बड़ा लंबा प्रोसीजर है जो कि हमने इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है। तो उसने सवाल किया कि तो कानून बन गया है। तो सेक्रेटरी उमर हमीद ने जवाब दिया, वो भी बेकुरेट ही है ना, तो उन्होंने जवाब दिया कि जरा मुल्क में तो दहशतगर्दी के खात्मे का भी कानून बना हुआ है, तो क्या मुल्क में दहशतगर्दी खत्म हो गई? वो स्टेप चल रहा है, ऑपरेशन चल रहा है, आर्मी का चल रहा है, सिविल चल रहा है, सब चल रहा है। तो हम भी आहिस्ता आहिस्ता इसको लेके चल पड़ेंगे 2 साल 4 साल 5 साल। इसमें कंवर साहब ये जाहिर है आज का मसला नहीं है। इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, आपके 2016 में भी कहा कि जनाब आपने करवाने हैं। एक तासुर ये भी है कि क्या इलेक्शन कमीशन की विल है भी सही या नहीं है, या जिस तरह भारत में हुआ था कि उन्होंने फेज़ वाइज जो है इसको वो किया। तो इलेक्शन कमीशन जो तासुर बन रहा है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन के ख्याल में ये एक ऐसी चीज़ है जो शायद मुमकिन नहीं हो सकती। तो ये तासुर जो है, तो कोई मिडिल ग्राउंड बन सकता है कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल राज़ी नहीं है, हुकूमत बज़िद है, कानून भी करवा लिया है, तो मामलात कहीं सेटल होंगे। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने दुनिया भर के 160 मुल्कों की रिपोर्ट मंगवाई, मैंने देखी है रिपोर्ट 160 मुल्कों। उन्होंने इस पर जो डीमेरिट जो दिया उसमें कहा कि ये बिल्कुल शफाफियत की तरफ, राजदारी की तरफ बिल्कुल नहीं है, ये रास्ता खोलता है धांधली का, रिगिंग का। इसलिए 160 मुल्कों ने इसको रिजेक्ट कर दिया, जिसमें बड़े बड़े ममालिक में नार्वे तो सर पाकिस्तान में पहले सारे इंतखाबात शफाफ हुए हैं? नहीं जी, तो आपने पढ़े हैं, आपने तो छापते रहे हैं हेरल्ड में, कहाँ शफाफ हुए हैं? बिल्कुल यही मैं कह रहा हूँ ना। तो क्या मशीन्स कुछ हद तक शफाफियत इंश्योर कर सकती हैं? उसमें इस पे बड़ा कंट्रोवर्शियल चल रहा है। बाद इसमें जैसे इलेक्शन कमीशन ने जो जवाब जमा कराया था सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में, मैं वहाँ मौजूद था, मैंने भी पहले ब्रीफिंग दी थी तो हैदर साहब की सदारत में।
उसमें ये हुआ था कि उन्होंने ये कहा था ये इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है, इसके अंदर ये सॉफ्टवेयर तब्दीली होने खतरा है, चिप्स में है $10 की मिल जाती है, इसमें बड़े खदशात हैं, इसके अंदर वो शफाफियत नहीं है जो आप कह रहे हैं, बस तेजी है। सर कंवर साहब यहीं रुकिएगा क्योंकि इन्हीं खदशात पे बात हुई जिन ममालिक की रिपोर्ट आई, बारे में भी एक वक्फे के बाद बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद, जिनसे हम बात कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो क्यों इनिशिएटिव शो नहीं कर रहा है। कंवर साहब 160 ममालिक की रिपोर्ट मंगवाएंगे, जाहिर है उसमें बहुत सी चीज़ें होंगी। जर्मनी की मिसाल दी जा सकती है कि उन्होंने रिवर्ट कर दिया, मगर उन्होंने जो मॉडर्न टेक्निक है उनको अपनाया। अब वहाँ ईमेल के थ्रू वोटिंग होती है। इंडिया का मॉडल क्यों नहीं स्टडी किया जाता? वहाँ तो कामयाबी से चल रहा है। जो हमारे पड़ोस में है एक तरह के हालात हैं, वहाँ से हम एक ही मुल्क का मंगवा करके उसको मिसाल बना के हम शुरू कर देते। नहीं, बात आपकी दुरुस्त है। तो मैं आपकी इतला की गुजारिश करूँ कि मेरी खुद 2010 में इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात हुई। मैं वो दिल्ली गया, मैं देखा, विजिट किया। उन्होंने मुझे 2-1.5 घंटे अपनी इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी दिखाई। तो मुझे उससे पहले जो हमारे हाई कमिश्नर थे वहाँ दिल्ली में, शायद मलिक साहब, उन्होंने मुझे एक बड़ी अहम डॉक्यूमेंट दी कि जनाब जब आप मीटिंग करें तो बाद में ये सवाल जवाब करें उससे। तो मैंने उसे सवाल जवाब किया। मैंने कहा भाई हमें खबर मिली है कि भाई आपके अंदर चिप्स लगा दें, आपका सॉफ्टवेयर तब्दील कर दें, तो उसमें सारी गड़बड़ हो जाएगी, जिसको चाहे ब्रॉडकास्ट करवा दें। तो वो बड़े अच्छे लोग हैं इंडियन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने बड़ा खूबसूरती से जवाब दिया कि जो जराइम होते हैं ना तो कितनी सिक्योरिटी की जाती है, क्या क्या बंदोबस्त किया जाता है, लेकिन जो मुजरम होता है ना कोई रास्ता निकाल लेता है। तो इसमें भी किसी न किसी ने रास्ता तो निकाल लिया होगा, चिप लगा दिए। लेकिन सर वो तो देखें, हम हमेशा उस नेगेटिविटी की तरफ क्यों जाते हैं? ये बात तो हाँ, लेकिन बात आपकी दुरुस्त है कि इसको बकायदा पायलट प्रोजेक्ट के जरिए हम एग्री करते हैं। आपको सर हमने इसकी बड़ी सपोर्ट की। सर आप तो एग्री कर रहे हैं ना, इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा। वो तो ये कह रहा है कि मैनिपुलेट भी हो सकता है जनाब, ये ईमेलें भी हो सकती हैं, तो वहां से कैसे इंश्योर करेंगे, वहां से कैसे इंश्योर करेंगे? सवाल है। हाँ जरा जी, मेरा एक सवाल है कंवर साहब। अब देखिए हम बात कर रहे थे कि जी सॉरी कंवर साहब, थोड़ी डिले है, मेरा ख्याल है कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है सवाल पूछना। आप अभी बात कर रहे थे कि जी मतलब इससे शफाफियत नहीं होगी। अच्छा, अब जैसे मुबशिर ने कहा कि कौन सा कोई हमारे पहले जो पेपर बैलेट्स है उसमें कोई बहुत ही साफ और शफाफ इलेक्शंस हुई हैं, आपके सामने हुई हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि क्या होता रहा है। 2 सवाल हैं आपसे। एक है इसकी एफिकेसी के बारे में कि क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पेपर बैलेटिंग से ज़्यादा सिक्योर हैं, हाँ या ना? पहले ये मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ, फिर दूसरे सवाल की जानिब आता हूँ। सबसे बड़ी बात दुरुस्त कहा आपने कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि जहाँ बाई इलेक्शन हो रहे हैं उसको बाकायदा को तजुर्बा करके देखें और जहाँ जहाँ इसमें खामियां हैं वो दूर कर दें। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, पायलट प्रोजेक्ट भी होने चाहिए, बाई इलेक्शन भी होने चाहिए, लेकिन ये वक्त अभी काफ़ी है, 22-23 महीने हैं, उस पर कोई ना कोई रास्ता निकाला जा सकता है। इसको बिल्कुल हम नहीं चाहते कि इसको आप रिजेक्ट करें। और पाकिस्तान से भी हमारी बात होती रहती है, वो भी कहते हैं कि हमने इसको रिजेक्ट नहीं किया, सिर्फ हमारी तफाजात दूर कर दें तो ये तमाम मामला तय हो सकते हैं बड़ी खुशअस्लूबी से। लेकिन हुकूमत के जो वज़रा हैं वो इलेक्शन कमीशन को बिला वजह इश्तिहार में ले आते हैं। खुद तो इश्तिहार में नहीं आता, वो कानूनी आईनी इदारा है, लेकिन इस तरह की बात कह रहा है कि हम बजट रोक देंगे, फंड रोक देंगे, उससे ज़ाहिर है फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने भी कल बड़ी शटअप कॉल दे दी बाखबर जराए के हवाले से। तो ये सारी चीज़ें तो नज़र आ रही है। अब चाहिए ये है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को चाहिए कि वो जनाब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के जो मौजूद अराकीन हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनसे मुलाकात कर लें और उसे कहेंगे जी आपके तहफ़्फ़ुज़ात मुझे बताएं, आप क्या तहफ़्फ़ुज़ात है, मैं दूर करता हूँ, तो बैठ के दूर हो जाएगी। तो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को बड़ा चंद हफ्ते पहले खत लिखा। मैंने कहा जी आपके दोस्त हैं नवजोत सिंह संधू, बड़े आप दोस्त हैं, आपके भारतीय दोस्त हैं, उन्होंने जो पार्लियामेंट में स्टेटमेंट जारी किया उसमें ये कहा कि ये फ्रॉड है, इसमें जनाब नरेंद्र मोदी को अगर मैनुअल तरीके से इंतखाबात कराए तो ये इंतखाब में कामयाब ना होता, इसकी जमानत जब्त हो जाती। उसकी सारी रिपोर्ट मेरे प्राइम मिनिस्टर को भिजवाई। मैं कहा व्हाट्सएप के जरिए नवजोत सिंह संधू से पूछे इसमें क्या खराबी है। तो ज़ाहिर हम तो अब ये कोशिश करेंगे, आप भी कोशिश कर रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जो तफाजात है वो दूर भी हो जाए
लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो कोई इस पर समस्या नहीं। सर, एक तासुर ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन एक ब्यूरोक्रेटिक इदारा है जो कि टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करने के लिए तैयार ही नहीं है किसी भी सूरत। तो आम आवाम को तो आप ये नहीं समझा सकते ना जनाब के EVM पे ये मसला है, ये मसला है। आवाम के लिए तो इससे आसानी नहीं होगी, आपको लगता है? नहीं, बड़ी आसानी होगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। इंडिया ने अगर 25 साल लगाए हैं तो ये भी सर वो पहला स्टेप ही लेने को तैयार नहीं है इलेक्शन कमीशन। वो इतने ज्यादा एक मैं जी 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 सॉरी, मैं ख्याल है कि कंवर साहब जो बात कर रहे हैं वो बड़ी रीजनेबल बात है। आप बैठें, आप बात करें। ये देखें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और टिकर्स और हेडलाइंस ऐसे एक दूसरे से बात करेंगे तो इसका कोई फायदा नहीं है। हाँ, मतलब आपकी थोड़ी सी रीट्वीट्स हो जाएंगी, लोग शोर मचाएंगे, लेकिन मसला हल नहीं होगा। और बिल्कुल फेज वाइज करें, लोकल बॉडीज आने वाली बेहतरीन आपके पास मौका है। और अगर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान दुरुस्त साबित हो कि जी बिल्कुल ये एक बहुत ही अजीबोगरीब सिस्टम है और ये नहीं चल सकता, तो बिस्मिल्लाह। कंवर साहब, मैं आपसे एक जो आखिरी सवाल करना चाह रहा हूँ वो है प्रैक्टिकलिटी नहीं, लॉजिस्टिक्स का। आपकी नज़र में अगर आम इंतखाबात में टोटल यूज़ हो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का, कितनी मशीन्स चाहिए होंगी, अंदाजन कितना खर्चा होगा, और इसको चलाने के लिए जिन लोगों को ट्रेन करना होगा उसमें कितना वक्त लगेगा? उसमें जनाब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो अपना बताया है रोड मैप में, उसमें कहा है कि 8 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जरूरत पेश आएगी। 8 लाख। और साथ उन्होंने ये कहा है कि 4 लाख जो हैं वो IT एक्सपर्ट होंगे जो कि हर बूथ पे होंगे ताकि गाइडलाइन दें। प्रिजाइडिंग ऑफिसर तो बाहर होता है ना, तो उसका तरीका सिखाए, उनको हम ट्रेनिंग देंगे। और टोटल खर्चा जो बताया इलेक्शन कमीशन का खर्चा बताया 1.5 खरब का। लेकिन आज मेरी एक इंतहाई फेडरल मिनिस्टर से बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं, ये 50-55 अरब से ज्यादा नहीं है। तो ये तो बहुत रीजनेबल है। 50-55 अरब तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तो हमारे जनरल इलेक्शन में तो 25 अरब खर्च हुआ था 2018 में। तो ये अगर 50 अरब में आगे इतना बड़ा सिस्टम ले आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए मैं कहता हूँ बैठ के बात करें कि जो खर्चे आपने तख्मीना लगाया नहीं है, हमारा तख्मीना बनाइए। बहुत शुक्रिया। मसला सिर्फ ये है कि जब वुज़रा कहें कि इलेक्शन कमीशन को आग लगा और फिर ये खबरें आई कि वज़ीर आज़म खुद कह रहे हैं कि पै जाओ इलेक्शन कमीशन को, तो बात की सूरत हाल निकलेगी कैसे? हड़ाहुड़ी हो जाए, बस यही किसी के मफाद में है। फिलहाल इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर हो जाएंगे। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है। और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।